अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे इंटर वॉर पीरियड के एक और एस्पेक्ट के हवाले से, और वो है दुनिया की इकोनॉमी उन दिनों में कैसे जा रही थी और जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसमें क्या हो रहा था। इसको वैसे कहते हैं द रोरिंग ट्वेंटीज़, क्योंकि ट्वेंटीज़ के अंदर जो था जंग के असरात तकरीबन ख़त्म होने वाले थे और ज़िंदगी एक नया करवट बदल रही थी यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, और लोग अब जंग के असरात से निकल रहे थे और वो स्पेंडिंग कर रहे थे और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। इंडस्ट्रियल एरा जो था वो अपने बूम पे जाने को तैयार था, और वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी या जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, अब उसका आम आदमी की ज़िंदगी पे भी एक असर पड़ने वाला था और वो इकॉनमी जो थी वो आगे जा रही थी। और इसको एक पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के तौर पे भी जाना जाता है, ख़ुसूसन अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका जो था वो उस जंग से इस तरीके से मुतासर नहीं हुआ था जितना यूरोप हुआ था। तो अमेरिका के अंदर ये हो रहा था। वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 बुनियादी फैक्टर्स थे। एक तो उसमें चेन प्रोडक्शन थी या मास प्रोडक्शन थी, और वो जो चेन ऑफ प्रोडक्शन थी एक उसका ये था। दूसरा उसमें एडवर्टाइजिंग थी, क्रेडिट था और परचेजेस थी, और उसकी पेमेंट जो थी वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी। दूसरा एस्पेक्ट उसका ये था। और फिर लोग स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, शेयर्स के अगेंस्ट उनको पैसे मिलते थे। तो ये 3 उसके मेन पॉइंट्स थे। फिर क्या हुआ कि एक ब्लैक थर्सडे जिसको कहा जाता है 24 अक्टूबर 1929 को, उस दिन ये हुआ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो थी वो नीचे गिर गई। वजह ये हुई कि लोग चेन ऑफ प्रोडक्शन भी थी, मास प्रोडक्शन भी हो रही थी, कर्जे भी लोगों को दिए जा रहे थे, पेमेंट्स भी इंस्टॉलमेंट पे हो रही थी, लेकिन एक्चुअल कंज्यूमर नहीं था। तो जितना कंज्यूमर था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, मतलब सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। तो उसी अफरा तफरी में लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई बढ़ चुकी है अब। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी शेयर्स बेचने शुरू कर दिए कंपनीज ने और लोगों के पास जो शेयर्स थे। स्टॉक एक्सचेंज प्लमेट कर गया। जब आप बेचते हैं तो आप बेचने के लिए बेताब होते हैं, तो अगला तो ख़रीदने के लिए बेताब फिर नहीं होता, फिर तो वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस लगाता है। तो फिर आप मज़ीद कीमत कम करते 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 उसको बेचने के, अपने एसेट्स को किसी हद तक बचाने की कोशिश करते हैं और उसको आप बेचते हैं, तो उसमें नुकसान हो गया। स्टॉक एक्सचेंज जब प्लंज कर गया या प्लमिट कर गया, उसके असरात पूरे के पूरे यूरोप में भी निकल आए। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो असरात पूरे के पूरे यूरोप के अंदर निकल आए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि सप्लाई जो था इट एक्सीडेड द डिमांड्स। ठीक है, तो सप्लाई ने डिमांड्स को एक्सीड कर दिया था, और वो उस नई ज़िंदगी के जो लोग उसके आदी हो रहे थे, ये उसके कुछ हदोखाल थे जिसको ग्रेट डिप्रेशन जिसके नतीजे में आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बैंक्स जो थे वो बैंकक्रप्ट हो गए। लोग इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें ले चुके थे, लेकिन अब वो इंस्टॉलमेंट्स वापस नहीं कर पा रहे थे, और उन बैंकों ने जो फेडरल बैंक से जिन्होंने पैसे लिए हुए थे, छोटे बैंकों ने, वो फेडरल बैंक को वापस नहीं कर पाए। तो इस तरह एक चेन रिएक्शन जो था वो शुरू हो गया। फिर इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई उसके नतीजे में, क्योंकि डिमांड्स नहीं है तो सप्लाईज़ ओवर सप्लाई हो गई, ये चीज़ें तो अब डिमांड नहीं है, तो इंडस्ट्री का शट डाउन हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कलेप्स कर गई, फार्मर्स को सफरिंग हुई, फार्मर्स बहुत बुरी तरह हिट हुए। फॉरेन ट्रेड जो थी, जो अमेरिका बाहर के ममालिक के साथ, यूरोप के साथ और इधर उधर करता था, वो ड्रामेटिकली नीचे गिर गई। ये तमाम चीज़ें हुई, तो इसको हम कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, ये एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था ये आया दुनिया के अंदर, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो अगली वीडियो में फिर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चीज़ें चल रही थी, जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका था रशिया के अंदर, तो ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, तो इसके नतीजे में उन ममालिक में भी जहाँ पे अभी कम्युनिज़म नहीं आया था लेकिन तहरीकें चल रही थी, वहाँ पे कम्युनिस्ट को बहुत ज़्यादा शय मिली, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, कैपिटलिज्म को वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए कि ये देखें, ये कैपिटलिज्म के नुकसानात होते हैं, इसमें फिर आप इतनी बुरी तरह पटके जाते हैं वापस ज़मीन पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसका सलूशन जो था वो क्योंकि अमेरिका जो था वो अच्छी पोजीशन में था, और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो थे उन्होंने इसका सलूशन दिया, उसको न्यू डील के नाम से याद रखा जाता है। ये तकरीबन 1933 में जब प्रेसिडेंसी में आए, तो उन्होंने उस वक्त अपनी कैंपेन में भी इसकी बातें की थी, और फिर इन्होंने उसका सलूशन जो था वो दिया। उन्होंने एक क्या किया कि बैंक्स को उन्होंने फोर्स किया कि आपने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे देने हैं, लोन्स देने हैं। ठीक है,
فارمرز کو انہوں نے سبسڈیز دی، انڈسٹریز کو انہوں نے سبسڈیز دی تاکہ وہ اپنے پیروں پہ واپس کھڑے ہونے شروع ہو جائیں، اور انہوں نے جو اوور پروڈکشن تھی اس پہ ایک انہوں نے فل سٹاپ لگایا کہ اوور پروڈکشن نہیں، یہ جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ہی آپ نے پروڈیوس کرنا ہے، اس سے زیادہ پروڈیوس کریں گے تو مسئلہ بنے گا. تو اس پہ انہوں نے ایک فل سٹاپ لگایا. ورکنگ آورز جو تھے وہ انہوں نے ریڈیوس کیے، یہ اس نیو ڈیل پالیسی کے اندر وہ لے کے آئے تھے. منیمم ویجز کو انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ کم سے کم اتنی آپ کی اجرت ہوگی پر ڈے یا پر آور کے حساب سے. ان امپلائمنٹ کے بینیفٹس کو کریٹ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ان امپلائڈ ہو گئے تھے، تو ان کو اب ان امپلائمنٹ کے بینیفٹس کو ان تک اب پہنچانا تھا کہ بہت ساری جگہوں سے اکانومی میں ریفارمز کر کے تھوڑا بہت پیسہ بھی بچایا جا رہا ہے، اور جو لوگ اب بے روزگار ہو چکے ہیں ان کے اوپر اسٹیٹ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے. اور پھر پبلک انویسٹمنٹ ہوئی انفراسٹرکچر کے اندر، جس نے ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کیا. تو یہ جو چیزیں تھیں، یہ اس دور میں آپ کو جو گریٹ اکنامک ڈپریشن ہے، یہ اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا احوال بتایا جو 1929 میں ہوا تھا کہ وہ کن وجوہات کی بنا پہ آیا، اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو ڈیل کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹاپک پہ بات ہوگی اسی انٹر وار پیریڈ کے حوالے سے. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.